चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है काशी गौरव के ऑनलाइन क्लासेस में। आज विज्ञान वर्ग का एक चैप्टर जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग पोषण तंत्र कहते हैं, के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें कुल 2 वीडियो आता है। पहला तो पोषण के लिए पादपों की उपयोगिता और दूसरा पोषण के लिए जंतुओं की उपयोगिता। तो पोषण तंत्र के विषय में जानने से पहले सबसे पहले यह जान लेंगे कि यह किस किस प्रतियोगी परीक्षा में आता है। तो याद रखेंगे, यह सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे सीटेट, एसएससी, रेलवे और अपर लेवल के प्रतियोगी परीक्षा जैसे बीपीएससी और यूपीपीसीएस लोअर में सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो आज चलिए शुरू करते हैं हम लोग पोषण के तथ्य के विषय में। अगर आपने सोशल साइंस का वीडियो नहीं देखा होगा तो ज्योग्राफी के वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, जाकर के देख सकते हैं। और आज यह बायोलॉजी का पहला वीडियो होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे पोषण तंत्र के विषय में। पोषण होता क्या है? पहला क्वेश्चन यह बनता है कि पोषण होता क्या है। तो याद रखेंगे, किसी भी सजीव के शरीर में वृद्धि के लिए जो सबसे आवश्यक तत्व है, जो सबसे आवश्यक पदार्थ है, वह पोषण ही है। बिना पोषण के किसी भी सजीव की वृद्धि संभव नहीं है। अगर पोषण नहीं होगा तो सजीव के शारीरिक विकास पूर्ण रूप से बाधक हो जाएंगे, रुक जाएंगे, विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम आज इस पोषण तंत्र के विषय में चर्चा करेंगे, न्यूट्रिशन के विषय में चर्चा करेंगे। और एक स्वस्थ शरीर के लिए सबसे आवश्यक अगर कुछ है तो वह है पोषण। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम संपूर्ण रूप से पोषण नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं कई प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जब जंतुओं का पोषण पढ़ेंगे उस समय हम इसकी चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं पोषण का। तो पोषण होता क्या है ये तो आप जान ही चुके हैं। आगे पोषण को कितने भागों में बांटा गया है? तो पोषण को 2 भागों में बांटा गया है। एक पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, पादप एक प्रकार का सजीव है क्योंकि उसके शरीर में वृद्धि होती है, इसीलिए पादपों में पोषण। और पादप जो होते हैं वह उत्पादक होते हैं। उत्पादक का मतलब होता है अपना भोजन स्वयं बनाना। तो उत्पादक होते हैं, इसीलिए पादपों को उत्पादक कहा जाता है। अब देखिए, पादपों में जो पोषण होता है वह पादप के शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। पादप के पोषण का जो क्रम है वह किस प्रकार से होता है उसके लिए आप यहां समझ लेंगे। दूसरा है जंतुओं में पोषण। तो जंतुओं में पोषण अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पादपों में पोषण के विषय में पढ़ेंगे। बात करते हैं पादपों में पोषण होता कैसे होगा। तो याद रखेंगे कि एक पादप, जिसका मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूं, एक पेड़ है। इस पेड़ में इतनी वृद्धि कैसे हुई? कभी यह पेड़ देखेंगे काफी छोटा होगा और इस पेड़ में कई सारे खनिज पदार्थ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रकाश के माध्यम से भोजन बने, भोजन का ग्रहण हुआ और फिर ये पेड़ वृद्धि किया। इस पेड़ को सूर्य से क्या मिला? प्रकाश मिला। इस पेड़ को सूर्य से क्या मिला? प्रकाश मिला। और यह पेड़ हमारे अर्थ से क्या लेता है? जल प्लस खनिज। पेड़ क्या लिया अर्थ से? जल प्लस खनिज। तो इन जल को, इसका एक उत्तक जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम। जाइलम उत्तक के सहयोग से यह जल पेड़ के पत्तों तक पहुंचता है। जाइलम उत्तक के सहयोग से यह जल पेड़ के पत्तों तक पहुंचता है और प्रकाश के साथ CO2 भी पत्तों तक पहुंचता है। याद रखेंगे, प्रकाश के साथ क्या आता है?
CO2 भी पत्तों तक पहुंचता है। अब CO2 जब पत्तों तक पहुंचता है तो पत्तों में क्लोरोफिल होता है, हरित लवक जिसको बोलते हैं। और पत्ते यहां देखेंगे, मान लीजिए यह एक पत्ता है, इस पत्ते में रंध्र बने होते हैं, इस पत्ते में कई प्रकार के ऐसे ब्रैकेट बने होते हैं, रंध्र बने होते हैं, छोटी छोटी छिद्र होती है, जिस रंध्र में CO2 जाकर के फंस जाता है और प्रकाश रुक जाता है। अब यह प्रकाश CO2 प्लस जल इस पादप को मिल गया। CO2 प्लस जल जब मिले तो इन लोगों ने क्या किया, क्या रिएक्शन हुआ, पादप ने अपना भोजन बना लिया। जब यह भोजन बना तो बना हुआ भोजन नीचे की ओर अन्य अंगों तक पहुंचाया जाएगा। जाइलम ने जल पहुंचाया था और फ्लोएम यह भी एक प्रकार का उत्तक है, यह क्या पहुंचाएगा, इनको भोजन अन्य अंगों तक पहुंचाएगा और जितनी आवश्यकता हो उतना भोजन वो ग्रहण करेंगे। और इस प्रक्रिया में बृहद पैमाने पर ऑक्सीजन का स्राव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण और ऑक्सीजन का स्राव। और चेंज किस में होता है, तो कह सकते हैं कि इन पादपों को बृहद पैमाने पर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे कैसे ये चीजें मिलता होगा, कैसे पोषण होता होगा। इस प्रक्रिया द्वारा पादपों में पोषण होता है। पहले पेड़ को प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और भूमि से उसको जल और खनिज मिलता है। जल और खनिज को पत्तों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है और उन पत्तों में हरित लवक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल के सहयोग से वह पत्ते भोजन बनाते हैं और बने हुए भोजन फिर से फ्लोएम के सहयोग से अन्य अंगों तक विभाजित होता है, जिससे पादपों में वृद्धि होता है। अब देखिए एक रिएक्शन यहाँ होता है जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या मिला था, 6CO2 प्लस प्लस 6H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला किससे, सूर्य प्रकाश, और यह जल कहां से मिला है, मिट्टी से। इन दोनों का आपसी संबंध बना और आपसी संबंध बना तो क्या बन गया, C6H12O6 प्लस 6 क्या हुआ, क्या बन गया, 6H12O6। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, याद होगा, ग्लूकोज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। और ये क्या स्वतंत्र रूप से हमको मिला, तो स्वतंत्र रूप से हमको मिला ऑक्सीजन। तो जब पौधों को, ध्यान से समझेंगे, प्रकाश नहीं मिलेगा, जब पौधों को जल नहीं मिलेगा तो पौधे ऑक्सीजन निकालना बंद कर देंगे और इस प्रकार हमारी जो क्रिया है वो पूरी तरह से टूट जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने सभी क्रियाओं को नियंत्रित रखें। पौधे किसको ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और पौधे ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कौन करेगा, क्वेश्चन बनता है। पौधे ही नहीं होंगे तो ग्रहण कौन करेगा, फिर हमारा जो सर्किल है, जो चक्र है वो टूट जाएगा और संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी और ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग आते ही तापमान बढ़ेंगे और तापमान बढ़ने के कारण ही हमारे जो हिम है, जो बर्फ है, वो पिघलने लगेंगे और वह पिघलेंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, कोरल रीफ मर जाएंगे, कई द्वीपें डूब जाएंगी, मौसम असंतुलित हो जाएगा, कई तरह की क्रियाएं हो जाएंगी। इसीलिए आवश्यक है कि हम पेड़ों को लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादपों में पोषण। अब पोषण पादपों के पोषण के विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन सा भाग बांटा गया है, स्वपोषण, स्वपोषण ऑटोट्रोपिक जिसको बोला जाता है। स्व माने खुद के द्वारा और पोषण माने विकास। तो वैसे पादप जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, खुद के द्वारा बनाते हैं, वह कहलाते हैं स्वपोषण। यह जल और
प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। और इनके भोजन बनाने में कौन सहायक होता है? हरित लवक। हरित लवक में क्या पाता है? रंध्र होता है। और रंध्र को क्या बोलते हैं हम लोग? छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इस सहयोग से ये भोजन बनाते हैं। तो यह पादपों में कौन कौन से आ जाते हैं? पादप, सभी पौधे और शैवाल। उसमें कुछ विशिष्ट वर्ग आएंगे। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं। प्रकाश का क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। ये होते हैं स्वपोषी। दूसरी बात करेंगे विषमपोषी की। विषमपोषी हेटेरोट्रोपिक क्या होता है भाई? यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि यह किसी और पर आश्रित होते हैं। जैसे एक अमरबेल आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो में मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, एक फोटो डालूंगा अमरबेल का, देख लेंगे। जैसे आप देखते होंगे कि नीम के पेड़ पे पतला सा कुछ चीज चढ़ा होता है, तो उस प्रकार के ये क्या करते हैं? भोजन स्वयं नहीं बनाते। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो परजीवी और दूसरा मृतोपजीवी। पहला परजीवी और दूसरा मृतोपजीवी। परजीवी जो पूर्णतः दूसरों पर आश्रित हो, जैसे जीवाणु, कवक और अमरबेल। अमरबेल एकदम सिंपल ही है, पीला सा होता है, पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है और जब वो भोजन बनाते हैं तो उनसे अपना ये भोजन ग्रहण कर लेते हैं। चूसक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? चूसक प्रवृत्ति के होते हैं। यह चूसक होते हैं, मतलब पौधों से चूसते हैं। तो यह कह सकते हैं कैसे हैं? विषम पोषण। दूसरा मृतोपजीवी, यह क्या करते हैं? सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे पेड़ था, जैसे कोई जीव था, जीव में तो आगे चलेंगे, पेड़ है, सड़ गया है, तो उस पेड़ को ये लोग क्या करते हैं? काटते हैं धीरे 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 करके उस पेड़ को क्या कर देते हैं कि अन्य खनिजों में परिवर्तित कर देते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? जीवाणु या विषाणु ये आ जाएंगे और ये मृतोपजीवी में आते हैं। इसके बाद अगला स्पेशलिस्ट है जो विशिष्ट पोषण है, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन है। उसमें दो प्रकार आते हैं, सहजीवी और कीटभक्षी। उसमें दो प्रकार आते हैं, पहला सहजीवी और दूसरा कीटभक्षी। सहजीवी क्या होता है? सहजीवी का अर्थ होता है सामान्य रूप से जीवन को जीने वाला। तो सहजीवी में दो होते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। प्रथम जो होता है वह क्या करता है? दूसरे को सहयोग करता है और दूसरा क्या करता है? प्रथम को सहयोग करता है। जैसे आप पढ़ेंगे जंतु में तो आपको पढ़ाएंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। मेढक भी एक प्रकार का सहजीवी का सहयोग करता है, उसके ऊपर काई लग जाता है। तो सहजीवी एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लोगों ने किसको ले लिया? लाइकेन को। लाइकेन क्या करता है कि लाइकेन में एक शैवाल और एक कवक होता है। कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता लेकिन खनिज होता है, शैवाल क्लोरोफिल देता है और इस प्रकार कवक भोजन बनाता है और उस भोजन को शैवाल को भी देता है। इस प्रकार ये दोनों अपने जीवन को एक दूसरे के सहयोग से, सहभागिता से जीते हैं। इसके बाद जो तीसरा होता है वह है कीटभक्षी। कीटभक्षी क्या होते हैं? तो कीटभक्षी कुछ इस प्रकार का बना होता है, ध्यान देंगे, ये कुछ इस प्रकार के बने होते हैं, एक घड़ा के आकार के बने होते हैं। कीटभक्षी एक घड़ा के आकार के बने होते हैं, ये इस प्रकार के ऐसे बने होते हैं और इनके ऊपर एक पत्ता टाइप का ऐसा लगा होता है। कीटभक्षी एक घड़े के आकार का ऐसा बने होते हैं और इनके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्ता लगा होता है, ऐसे पत्ता लगा होता है और इसमें ऐसे कई प्रकार के रंध्र निकले होते हैं और यह जैसे ही यह अपने रंगों से कीटों को आकर्षित करते हैं, कीटों को अपने रंगों से आकर्षित करते हैं और जब यह आकर्षित करते हैं तो कीट जैसे इसमें फंसता है इसमें गिर जाता है और फिर इनका ढक्कन इधर से बंद हो जाता है और इसमें बहुत सारे पाचक रस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पाचक रस। पाचक रस क्या करते हैं कि उन कीटों को पचा जाते हैं और यह पाए कहाँ जाते हैं? तो कीटभक्षी वहां पाया जाता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, मतलब थोड़े ठंडे प्रदेशों में
और यह कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे घटपर्णी पौधा सबसे फेमस क्वेश्चन है। और इसके बाद यह घटपर्णी के बाद ड्रोसेरा कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो मेघालय, कश्मीर, नैनीताल, अरुणाचल प्रदेश जैसे जगहों पर कीटभक्षी पादप पाए जाते हैं। याद रहेगा। पौधे पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। पादप अपना भोजन किसके सहयोग से बनाते हैं, क्लोरोफिल के सहयोग से बनाते हैं। पादप के भोजन बनाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पादप का रसोई घर किसको कहा जाता है, तो हम कहेंगे पादप का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। हरित लवक को पादप का रसोई घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप के जड़ से जल को पत्तों तक पहुंचाने का काम किसका है, तो कहेंगे जाइलम का है। और पादप में के पत्तों में बने भोजन को अन्य अंगों तक कौन पहुंचाता है, तो कहेंगे फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। पादप के लिए सबसे जरूरी प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो कहेंगे कि यह बैगनी या लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा भोजन बनाते हैं। हरा प्रकाश में ये भोजन नहीं बनाते। नीला प्रकाश में भी ये बनाते हैं, लेकिन हरे में नहीं बनाते। पादपों के भोजन के लिए 25 से 30 डिग्री तक तापमान आवश्यक है। 25 से 30 डिग्री पर ये सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। निम्न प्रकाश और उच्च प्रकाश में ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। पादप सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का स्राव करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि पेड़ों को लगाया जाए ताकि वह कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण कर सके। अगर पादप नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण नहीं होगा और इस स्थिति में हमारा वायुमंडलीय संतुलन बिगड़ जाएगा। और वायुमंडलीय संतुलन बिगड़ते ही तापमान में वृद्धि होने लगेगा, बर्फ पिघलने लगेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगा, बड़े बड़े द्वीप डूबने लगेंगे। ऐसे कई तरह की प्रक्रियाओं का विकास हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे जंतुओं में पोषण की। चलिए एक बार फिर से स्वागत। जंतुओं में पोषण की बात करेंगे तो जंतुओं में पोषण के विषय में मुख्य रूप से 5 आवश्यक तत्व होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और अगला जो है वसा के साथ खनिज। आज जो है जंतुओं में पोषण की बेसिक चीजें जानेंगे, अगले वीडियो में इसको एडवांस में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट, इसकी अधिकता से शुगर, मधुमेह जिसको बोलते हो जाता है, और यह सबसे आवश्यक पोषण भी माना जाता है क्योंकि हम दिन भर जो काम करते हैं, दिन भर जो क्रियाएं करते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का होना। कार्बोहाइड्रेट हमें काम करने के लिए ऊर्जा देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह ईंधन के रूप में हमारे शरीर में कार्य करता है। और अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं तो उससे हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जो हमें कार्य करने के लिए आवश्यक रूप से ईंधन का काम करती है। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता कहाँ से, चावल से, आलू से, मीठे फलों से, गेहूं से, मक्का से, बाजरे से सबसे अधिक प्राप्त होता है। मक्का में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, जो एडवांस क्लास में आगे के क्लास में पढ़ाएंगे तो बताएंगे। पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। तो उसमें भी होता है सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, मल्टोज, काइटिन, ये सभी कार्बोहाइड्रेट ही हैं जिसको एडवांस क्लास में हम लोग लेके चलेंगे। ग्लूकोज, सेलुलोज सबसे कठिन कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड। ग्लूकोज साधारण कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड। आगे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बाद की बात करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए सबसे आवश्यक है और 14 वर्ष के बच्चों को सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर के
कुल भार का लगभग 14% होता है और एक सामान्य व्यक्ति को लगभग 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रह सके। तो प्रोटीन यह जंतु के विकास के लिए क्या होता है, सबसे आवश्यक होता है। यह एक प्रकार का एमिनो एसिड का रूप होता है और प्रोटीन हमारे हार्मोन्स और विटामिन को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है और जरूरत पड़ने पर यह कार्बोहाइड्रेट के रूप में या वसा के रूप में भी टूट जाता है। याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के रूप में या वसा के रूप में भी टूटकर यह ऊर्जा देने का काम करता है। वर्तमान समय में इस पृथ्वी पर 22 प्रकार के एमिनो एसिड हैं, जिसमें मुख्य रूप से 10 प्रकार के एमिनो एसिड हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। जैसे आप हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, यह भी एक प्रकार का प्रोटीन है। जैसे हमारे रक्त के थक्का जमते हैं तो रक्त का थक्का आपने पढ़ा होगा विटामिन के, लेकिन फाइब्रिनोजन और हिपेरिन ये भी प्रोटीन ही है। हिपेरिन हमारे शरीर के अंदर रक्त के थक्का को नहीं जमने में सहायक होता है या सहायता करता है, जबकि फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है हमारे शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। तो ऐसे कई प्रोटीनों की बात हम लोग अगले एडवांस क्लास में करेंगे। प्रोटीन जैसे अंडा आप खाते हैं तो अंडा में भी प्रोटीन पाया जाता है, उसके पीले भाग में ग्लूकोनिन प्रोटीन पाया जाता है। जैसे आप दूध पीते हैं तो दूध में भी केसिन प्रोटीन होता है। तो ऐसे कई प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। हमारा जो नाखून है, हमारा जो बाल है, ये काइटिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो प्रोटीन को एडवांस में लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसकी सारी डिटेल्स हम लोग जानेंगे। बस यहाँ एक बेसिक जानकारी हम लोग रखते हैं जो सीटेट के लिए मुख्य रूप से इतना ही है, और एसएससी, बीपीएससी आदि प्रतियोगी परीक्षा के लिए इसका एक और वीडियो आप लोग देख लेंगे। इसकी कमी से क्या होता है, मॉर्मस बीमारी हो जाता है, लेकिन इसकी अधिकता हो जाए तब तो शरीर भीमकाय हो जाता है, बहुत बड़ा भीमकाय बीमारी कहते हैं उसको, बहुत लंबा चौड़ा शरीर हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। इसीलिए नियमित रूप से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विटामिन क्या होते हैं, ये हमारे शरीर के रक्षक होते हैं, ये हमारे शरीर के रक्षक होते हैं। मुख्यतः विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते, यह हमें भोज्य पदार्थ द्वारा बाहर से लेना पड़ता है और यह हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों को नियंत्रित करते हैं और उसे ठीक करते हैं। विटामिन जो होते हैं उसमें ए और डी विटामिन हमारे यकृत में संचित होता है, बाकी अन्य विटामिन हमारे किसी भी अंग में संचित नहीं होते। विटामिन B12, B12 हमारे छोटी आंत में कुछ हद तक रहता है, लेकिन अन्य विटामिन को हमें भोजन के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है, जिसके विषय में आगे हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। अब विटामिन बी के कई रूप हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो वो मुख्य रूप से, संपूर्ण रूप से बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसको आगे हम लोगों को पढ़ना होगा कि बी कॉम्प्लेक्स में होता क्या क्या है, कौन कौन सी बीमारी होती है। जैसे बाल का पक जाना, गैस बन जाना, भोजन अच्छे से नहीं पचना, जैसे कई तरह की बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए। फिर आपके जो है कोशिकाओं में जलन होना, अन्य अंगों में जलन होना, फिर रक्त का नियंत्रण न होना, एनीमिया बीमारी हो जाना, इन सब में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मुख्य रूप से आवश्यक होता है। इसके बाद सी, यह त्वचा के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए, डी, ई के एडेक, यह वसा में घुलनशील होता है। और इसमें क्या होता है कि विटामिन ए से मुख्य रूप से कहेंगे तो आंख के लिए आवश्यक होता है रतौंधी। विटामिन डी के लिए कहेंगे तो यह हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, रिकेटस बीमारी हो जाती है, सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन ई, यह जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। विटामिन ई की कमी से बांझपन की शिकायत भी हो जाती है, नपुंसकता भी आ जाता है, वो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के हमारे रक्त के थक्का जमाने के लिए आवश्यक है और इसीलिए विटामिन के को कहा जाता है कि ये एनीमिया में नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके सारे डिटेल्स आगे हम लोग चलेंगे। इसके बाद आ जाता है वसा। तो वसा भी मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट के दुगना ऊर्जा उत्पन्न करता है। वसा कोशिकाओं की रक्षा करता है,
त्वचा के नीचे वसीय ऊतक में वसा जमा होता है। त्वचा के नीचे वसीय ऊतक में वसा जमा होता है और यह वसा टूट करके ऊर्जा का उत्पत्ति करता है। वसा त्वचाओं के लिए भी काफी आवश्यक होता है। त्वचा को ग्लोइंग करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है, लेकिन वसा दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त वसा, दूसरा असंतृप्त वसा। अब देखिए असंतृप्त वसा तो ठीक है, संतृप्त वसा कभी कभी हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। जितने तेलीय पदार्थ है सब वसा के रूप में आते हैं, जैसे मछली का तेल, जोंक का तेल, या फिर आप जो खाते हैं सरसों का तेल, और फिर सूर्यमुखी का तेल, नारियल तेल, जट्रोफा का तेल, बादाम, ये सभी वसा के स्रोत के रूप में आते हैं। तो वसा के स्रोत के रूप में इन सभी को लिया जा सकता है। अगर हम बात करें प्रोटीन के स्रोत के रूप में, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन हमको जो प्राप्त होता है वो है सोयाबीन से। सोयाबीन का जो बीज होता है उससे लगभग 43%। इसके बाद मशरूम से, इसके बाद मछली से, दूध में सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रोटीन के बाद विटामिन। तो विटामिन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, अंडा आदि आप ग्रहण कर सकते हैं। और वसा के लिए नियमित रूप से कम 20 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। तो आप तेलीय पदार्थ ले सकते हैं या फैटी एसिड में जो भी बहुत सारी चीजें आई है उसको ले सकते हैं। खनिज लगभग सभी खाद्य पदार्थों में मिल जाता है। लोहा हो गया, आपका कॉपर हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो सभी खनिजों की आवश्यकता होती है हमारे भोज्य पदार्थ के लिए। तो इनको ग्रहण करने के बाद एक जंतु का पोषण पूर्ण हो जाता है और जंतु में बीमारियां कम होता है। याद रखेंगे कि अगर कोई भी पोषण कम होगा तो निश्चित रूप से बीमारी आएगी और वह बीमारी शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती है। उसको नियंत्रण करने के लिए इन 5 प्रकार के पोषण को लेना आवश्यक है। इसमें 2 और है जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। एक फाइबर युक्त भोजन, जैसे चना खाना सुबह में छोटी आंत के लिए या पाचन तंत्र के लिए फाइबर युक्त भोजन सबसे आवश्यक होता है। तो यहां तक अगर आपका हो गया हो तो आगे के लिए कल फिर से हम लोग आएंगे और कल हम जंतुओं में पोषण को एडवांस रूप से पढ़ेंगे, मतलब काफी एडवांस में। सीटेट के प्रतियोगी परीक्षा और छोटे प्रतियोगी परीक्षा के लिए इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और फिर हम आपसे कल मिलते हैं इसी समय पे।